इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीएस सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको इसी वर्ष कल परसों या फिर आने वाले दिनों में हिंदी का पेपर देना है। हिंदी का मतलब ये हो गया कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, ये आप सभी का अगर प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो लगभग प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस के हैं। यदि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस की होने वाली तभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण जनरली और कॉमन प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो इसका उत्तर आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात में माना जाता है। ठीक है, गुजरात से माना जाता है। द नंबर राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो आपको बताना। तो मराठी। कौन सी? मराठी। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है वो ठीक है नागरी लिपि में लिखी जाती है। सा नंबर राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या बताइए। स्वर और वर्णों की संख्या। ठीक है, तो देवनागरी में जो स्वर और वर्णों की संख्या वो है 11 याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे एक एक छांट छांट के तैयार किया आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये जो कहा गया वो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। राइट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो उसी के बारे में आपको बताएंगे। प्रश्न अगला है कि उपसर्ग से निर्मित पारिभाषिक शब्द है। उपसर्ग से निर्मित पारिभाषिक शब्द है वो है उपर्युक्त में से सभी। कहने का मतलब ये इसमें सभी राइट आंसर हो जाएंगे। किस लिए हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये सभी हैं, यानी कि नंबर 1 भी है, अधिकार भी है, अतिक्रमण भी है, उप मंत्रालय भी है, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि अर्ध पारिभाषिक शब्द है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन देगी इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा नंबर। कौन सा? सा नंबर। वे शब्द जो सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें हम अर्धभाषिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है भाई। तो पारिभाषिक शब्दावली की जो विशेषता होती है वो मेन होती है कि वो विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति हो। ठीक है, अर्थ की सुनिश्चितता हो, मूल या ऋण हो, ठीक है, होना। तो ये सभी हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समास से निर्मित पारिभाषिक शब्द है। तो समास से निर्मित जो पारिभाषिक शब्द है वो है आकाशवाणी। बा नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जिलाधिकारी, ठीक है, कुलाधिपति और अभ्यावेदन द उपर्युक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये सभी हैं, इसलिए द नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देगी इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, यानी कि सा नंबर राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृतदेव फांट की लिपि है। कौन सी लिपि है? कृतदेव, ठीक है, कुर्तीदेव जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, कृतदेव फांट की लिपि है कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन देंगे इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जब आपको हिंदी टाइप लिखना होता है तो वहाँ पर देव, ठीक है, कुर्तीदेव यूज होती है हिंदी। ठीक है, हिंदी फांट जो है कंप्यूटर में लिखना होता है तो वहाँ पर कुर्तीदेव यूज होता है, उसे ही यहाँ पर कृतदेव लिख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द है इनमें से पारिभाषिक शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देगी इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा आवंटन है। ठीक है, ब नंबर। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता कौन सी है भाई। पारिभाषिक शब्दावली की जो विशेषता है, ठीक है, उसका नाम है निश्चित अर्थ होना। ठीक है, सा नंबर निश्चित अर्थ होना। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। उपर्युक्त कथन है किसका है? ये जो कथन कहा है यहाँ पर बहुत सारे जो कवि दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी ने कहा है। किसने कहा है? भोलानाथ तिवारी जी ने। अगला प्रश्न है कि विधिक शब्दावली का संबंध है। तो विधिक शब्दावली का जो संबंध है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्याय व्यवस्था से है। आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है
कौन कौन से आवश्यक हैं ये आपको बताना है। इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी आवश्यक हैं। आ नंबर भी, बा नंबर भी, सा नंबर, ये सारे प्रश्न पिछले बार पूछे भी गए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से सभी प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो पारिभाषिक शब्दों के लिए ठीक है, के लिए जो निर्माण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो ग्रहण भी है, ठीक है, और सृजन भी है, संचयन और अनुकूलन भी है, इसलिए उपरोक्त में से राइट आंसर हो जाएगी, ये सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो उन अध्यक्ष थे, उनका जो नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव जी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। तो जो संयोजक थे उनका नाम था काका कालेलकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोपण लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो वो जो गलत है वो है बचपन, बच और प्लसपन, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमाणिक शब्द के लिए मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, कौन सा है इनमें से। तो जो ठीक है, प्रमाणिक, ठीक है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द का प्रत्यय का जो सही है इनमें, ठीक है, सही अलगाव है, मतलब कि विच्छेद जो है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रमाण एक। ठीक है, प्रमाण प्लस एक, 12 नंबर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द से तद्धित प्रत्यय का योग है। तो यहाँ पर ऑप्शन देंगे, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक शब्द से, ठीक है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय, वो है इक। ठीक है, 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो प्रत्यय रहित जो शब्द है उसका नाम है अनुवाद। ठीक है, 2 नंबर। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है, ठीक है, स्वानिम। ठीक है, राइट आंसर दा हो जाएगा। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा के बारे में आपको बताना है। तो भारत की राजभाषा आप लोग जानते हैं कि हिंदी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो वहाँ पर जो वर्णन है वो है हिंदी भाषा के विकास संबंधित कैस का, 2 नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था। ठीक है, शिलालेख में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयभट्ट। इन्हीं के मतलब कि सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था इन्हीं के शिलालेख में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी का विकास माना जाता है। तो देवनागरी का जो विकास है वो माना जाता है ठीक है, ब्राह्मणी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। तो देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता उसका नाम है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। तो जो नहीं है उसका जो नाम है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, विकास के दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है, यानी कि 2 नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो देवनागरी जो लिपि है वो मूलतः, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो, ठीक है, अक्षरात्मक है, राइट आंसर बा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो इनमें से जो लिपि नहीं वो है अंग्रेजी, ये कोई लिपि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई खास नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों को, आप कंप्यूटर फील्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे ओके। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। तो इंटरनेट का जो आविष्कार है वो सन 1986 या फिर 1987 या फिर 1989 फिर 1988 किसमें हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन वाकई में जो इंटरनेट का प्रारंभ जो आविष्कार है वो सन 1969 से माना जाता है। ठीक है, 1969। अगर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, मान लीजिए आपका पेपर हो तो कहीं पर 1969 दिखेगा इस तरह के प्रश्न में,
तो आप लोग 1969 ही टिक करिएगा। अगर इसी तरह का प्रश्न आया तो वहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे 1986। ठीक है। ठीक है, अमेरिका में एक मान के चलिए कि कोई साइंस एक कोई ठीक है मतलब कि एक आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेटवर्क है जो कि 1986 में इसका शुरुआत हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर रखा गया है। लेकिन वाकई में 1969 में आविष्कार माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। अगला प्रश्न है कि फैक्स का आविष्कार हुआ था, तो फैक्स का आविष्कार के बारे में आपको बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ खासकर आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल ना हो। हमने सारी कोशिश लगा दी है कि सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण ही बताए जाएँ। 1866, ठीक है, 66 मतलब। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है? तो उसका जो नाम है वो है कंप्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है? बहुत ही जनरली और कॉमन प्रश्न है। इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम होता है। बहुत ही अच्छे से इसको हम किसी दिन आपको समझाने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब कि करीब मैंने 4-5 साल मैंने कंप्यूटर के क्षेत्र में ही मतलब कि हमने कंटिन्यू अपनी स्टडी करते ही रहे, हम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में मैंने कई सारे डिप्लोमा किए हैं। एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि हमने कई डिप्लोमा लिया, ट्रिपल-सी लिया, ADC लिया, ओ लेवल लिया, ITI लिया और एक और था DTP, यानी कि करीब मैंने आपको बताया ना 4-5 साल हम इसी क्षेत्र में रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके और भी बता सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है क्वेश्चन की एक ऐसा अंतर जिसमें हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं, वो क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ईमेल जिसको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, तो उसका नाम है हार्डवेयर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके अर्थबल से, ठीक है, और उसके सैन्य बल से, उसके सूचना बल से, इसलिए इनमें से सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण जनरली कॉमन क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, IT। अगला प्रश्न है कि सन 1946 में एकर्ट और मुचुली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? ठीक, उसका नाम था ENIAC। अगला प्रश्न है कि बेसिक भाषा का विकास किया था, बेसिक भाषा का विकास किया था किसने किया था आपको बताना है। तो बेसिक भाषा का विकास किया था बिल गेट्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है उसे क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी थी, करीब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुल मिला के तो 4 पीढ़ी, बाकी 5 इसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, 5 से 6 पीढ़ियों के बारे में। तो जो प्रथम पीढ़ी थी उसका कार्यकाल था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1946 से 1958 तक 12 नंबर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर की बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है क्या कहलाते हैं? तो उसका जो नाम है, ध्यान से सुनेंगे, उसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था इनमें से, सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था उसका नाम था PDP-8। ठीक है, PDP-8। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के भाग सिस्टम यूनिट भी होता है जिसको CPU बोला जाता है, कीबोर्ड, माउस भी है, मॉनिटर, प्रिंटर है, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी या फिर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वे भाग जो डेटा और प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीबोर्ड और माउस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ऑप्शन देगी, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा CPU को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में दूरसंचार सेवाओं का आरंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो उस सन का नाम था सन 1851। अगला प्रश्न है कि ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडर, यानी कि शुरुआती का जो ऊपर रहता है। ठीक है, हेडर टॉप पे। अगला प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस कितने भाग होते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस में, तो ईमेल एड्रेस में जो भाग होते हैं वो आपको बताना। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, तो 2 होते हैं। ठीक है, 2 भाग। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर डिवाइस या फिर नेटवर्क्स या फिर टर्मिनल्स। तो इंटरनेट जो है एक प्रकार का नेटवर्क है, वो कौन सा है यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, वो नेटवर्क का है। ठीक है, नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उसका नाम है PAN। ठीक है, पैन, ये नेटवर्क नहीं है कोई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर सूचना को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको कुछ सर्च करना है इंटरनेट पे, गूगल पे, तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सर्च इंजन करेंगे, ईमेल का, डायलॉग बॉक्स का, न्यूज़पेपर का, तो आप लोग सर्च इंजन का उपयोग करेंगे ना। राइट आंसर बा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। सबसे पहला जो पेज होता है वेबसाइट का वो क्या कहलाता है। ठीक है, वेबसाइट की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से आप लोग इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो वेबसाइट का मुख्य जो पेज है उसको कहा जाता है होम पेज। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिर से बताइए, होम पेज। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा कि मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है, क्या करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, इन छात्रों को मालूम बताइए भी बेशक, सॉफ्टवेयर। ठीक है, 2 नंबर राइट आंसर होगा। कौन सा, 2 नंबर राइट आंसर सॉफ्टवेयर। ओके, इसी तरह के और भी क्वेश्चन है इस PDF में, हम पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्न पिछले फाइल में रिपीटेड हैं और सारे क्वेश्चन ईजी भी हैं, मैं आपको थोड़ी समझने की आवश्यकता है। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। जय हिंद।